एक ऐड सर हम बहुत बार देखते हैं, आजकल तो बहुत फेमस हो गई कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, राइट? तो ये म्यूचुअल फंड सर क्या है कि डिविडेंड स्टॉक कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पैसिव इनकम, राइट? तो ये कैसे होता है सर? डिविडेंड स्टॉक क्या है? कि न्यूज़ आ रही है कि वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, राइट? तो अगर सिचुएशंस ऐसे ही रहते हैं, सो कैन वी एक्सपेक्ट मोर करेक्शन इन आवर मार्केट? इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट, नो डाउट। रियल स्टेट में बहुत सारी लाइबिलिटीज उसके साथ आप ले आते हो। स्टॉक मार्केट इज बेस्ट। तो आज तक की आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है और सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क या हर्षद मेहता, आपका फेवरेट कौन है? So a very warm welcome to Mr. Jitendra Punjabi. थैंक यू वेरी मच सर। सर, ये पॉडकास्ट करने का जो रीज़न है बेसिकली कि स्टॉक मार्केट के अराउंड बहुत सारे मिथ्स है। कुछ लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, रातों रात आप करोड़पति हो जाओगे, राइट? और कुछ लोग ऐसे भी है जो बोलते हैं यार स्टॉक मार्केट तो जुआ है, राइट? लगा तो करोड़ों, नहीं तो रोड पे आ जाओगे। तो हमें ये जानना है कि बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, कैसे स्टॉक मार्केट काम करता है और उसके अराउंड जो मिथ है वो हमें आज बस्ट करने हैं। सो बेसिकली ये हमारा मोटिव है आज के पॉडकास्ट का। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड लाइक टू नो सर कि आपका चाइल्डहुड कैसा था और आपका बैकग्राउंड क्या था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। एक्चुअली मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में मेरे चाचा जो थे वो ही पूरी फैमिली को हैंडल करते थे। तो चाचा 80s 90s में शेयर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो डेली बेसिस पे शेयर्स को फॉलो करते थे। तो मेरा बचपन उनको देखकर ही बीता। तो जैसे वो शेयर्स को फॉलो करते थे तो धीरे 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 उनको देख करके मुझको भी शेयर्स में इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। ओके। तो एकदम अर्ली स्टेज में ही मैंने शेयर मार्केट को देखने स्टार्ट कर दिया। तो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड इन 1992 के आसपास, तो इसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गया और तभी से मैं इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाने लगा। तो मतलब बचपन से ही मेरी जो लाइफ है वो शेयर मार्केट के आसपास ही थी। मेरे डैडी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, जी। लेकिन मेरे चाचा ने ही मुझको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज दिया और इस हिसाब से ऐसे ही मेरी लाइफ शेयर मार्केट के आसपास स्टार्ट हुई। ओके। सो आई गेस आपने जैसे बताया कि 10th स्टैंडर्ड से आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज आ गया। धीरे धीरे उसके बारे में मेरे को पता चलने लगा जी। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। और वो ज़माने में इतनी ज़्यादा व्हाट्सअप, इतनी ज़्यादा ये सोशल मीडियाज़ अवेलेबल नहीं थे। तो हमारे घर पे जो न्यूज़पेपर आते थे बस उसी में से ही जितना मुझ समझ सकता था वो चीज़ें मैं समझता था और मैं अपने चाचा से क्रॉस क्वेश्चनिंग करता था। उससे ही उस ज़माने में मेरे को थोड़ा बहुत नॉलेज इसका मिलने लगा। ओके, तो बेसिकली आपके चाचा स्टॉक मार्केट के गुरु है आपके। यस। ओके, ग्रेट सर। तो ये तो पता चल गया सर कि आपका जो इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में कब से आया। तो सर ये जानना चाहूँगा मैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या? ओके, बिकॉज़ स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी चीज़ है, राइट? तो वो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। बट अगर किसी 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी अगर ये कॉन्सेप्ट समझनी हो, तो वो कैसे समझेगा? तो बेसिकली ये सेंसेक्स क्या है? निफ्टी क्या है? बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है वो एक कंपनी का ओनरशिप है। हुँ, हुँ। जो कंपनी का ओनरशिप आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है, वो इक्विटी के रूप में वो कंपनीज अपने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल कराती है थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके। तो आप इंडिया में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया नहीं है। एक नॉर्मल पब्लिक भी जितने चाहिए उतने इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं थ्रू इक्विटीज। ओके। ये डायरेक्ट ओनरशिप है कंपनी का। इसमें बेसिक ऐसा है कि आपको एक बेसिक समझना है कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है
जो कंपनी आपको ज़्यादा डीप नॉलेज में जाना नहीं है, जो लेमैन है वो बस आप अपने आंखों के सामने देखिए, जो चीज़ आपको अच्छी दिख रही है। अभी आप देखेंगे मार्केट में जाएंगे, आपको एमआरएफ के टायर, हर ऑटो रिक्शा में एमआरएफ के टायर दिखेंगे। आप कोलगेट की पेस्ट घर पर यूज़ करते हो, एफएमसीजी में एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, बेसिक है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट में वैल्यू फॉर मनी है, करेक्ट। इमीडिएटली आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। ओके। जो कंपनी के अंदर वैल्यू फॉर मनी है वो यूज़र को पता चल जाता है, और अगर आपको बेसिक ये पता चल जाता है यूज़र फॉर वैल्यू फॉर मनी है, आप उसके ओनर बन सकते हो। ओके। ये ओनर थ्रू हम लोग स्टॉक मार्केट के थ्रू बनते हैं। इसमें शेयर्स के आप शेयर्स खरीद सकते हैं जिसकी कोई मिनिमम लिमिटेशंस नहीं है। ओके। तो बेसिक आप किसी भी कंपनी के ओनर बन सकते हो विथ अ वेरी मिनिमम अमाउंट, ओके। एंड एकदम सेफ, एकदम ट्रांसपेरेंट और एकदम लिक्विड इंडिया का सिस्टम हो चुका है। ओके। सो एक एग्जांपल से समझते सर कि जैसे कि एक कंपनी है मेरी, समझो एबीसी। एबीसी इज माय कंपनी नेम। तो उसका वैल्यूएशन है, एक सिंपल एग्जांपल है, 100 रुपए का समझते हैं कि मेरे 100 रुपए वैल्यूएशन कंपनी है, जिसके 51 रुपीज या 51 शेयर्स, 1 रुपए का एक शेयर अगर हम पकड़ते हैं तो 51 शेयर मेरे पास है, राइट? तो जो बचे हुए 49 है वो पब्लिक के लिए मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, एम आई राइट? यस। तो उसके लिए अभी मैं ये कैसे पता करूं कि मुझे कहाँ पर रजिस्टर करनी है? जैसे सेंसेक्स मैंने बताया, सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और निफ्टी 50, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों डिफरेंट एक्सचेंजेस है जो अपने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करवाते हैं शेयर्स ट्रेडिंग के लिए। ओके। जैसे आप शेयर्स खरीदते हो, वो सारे शेयर्स आपके डीमैट, जैसे आप पैसे बैंक अकाउंट में रखते हो वैसे शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखते हो। ओके। ये डीमैट अकाउंट, आप ओनर हो, ये डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स पड़े हैं। ये दो, सेंसेक्स एक बीएसई का एक्सचेंज है, निफ्टी एनएसई का एक्सचेंज है, जिसके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं। ओके। ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब ये जो दोनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें अगर एक लेमैन को अगर अकाउंट ओपन करना है तो थ्रू किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डायरेक्टली हम लोग एक्सचेंजेस में अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। ये कंपनी के लिए आप बता रहे, राइट? नहीं, ये मैं डीमैट के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, डीमैट अकाउंट की बात हाँ, कर रहे हैं हाँ। आप। ओके। ठीक है, तो एक सिंपल लेमैन के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो थ्रू एनी ब्रोकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वेरी सिंपल है। इसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का जेरोक्स, ये 3 चीज़ें सब बेसिक है। ये 3 चीज़ें आप जब दोगे तो आपका डीमैट अकाउंट और आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। करेक्ट। ये एक्सचेंजेस जो है, ये कंपनीज जो लिस्टेड है वो सारी लिस्टेड कंपनीज को भी एक्सचेंजेस में रजिस्टर करना पड़ता है थ्रू से भी, और जो इंडिविजुअल है उसको भी थ्रू एक रजिस्टर्ड ब्रोकर एक्सचेंजेस में ही रजिस्टर करना पड़ता है। ओके। सारे शेयर्स के डीलिंग हमारे एक्सचेंजेस के थ्रू ही होते हैं। गॉट इट। और इंडिया के जितने भी टॉप कंपनीज हैं वो सारे कंपनीज इक्विटी शेयर्स के लिए सबसे पहले आईपीओ के थ्रू ये एक्सचेंजेस में आते हैं। एक बार आईपीओ हो गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो डायरेक्ट क्लाइंट्स को शेयर्स अलॉट करते हैं कंपनीज, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में इनको ट्रेडिंग के लिए अलाउ होता है एक्सचेंज में। ओके, गॉट इट। सो बेसिकली अगर मेरी कंपनी है, कोई नई कंपनी है और मुझे उसे पब्लिक करना है, तो सबसे पहले मुझे उसका आईपीओ आईपीओ रिलीज करना पड़ेगा। जी। तो आईपीओ के थ्रू आप कुछ परसेंटेज जो भी है वो परसेंटेज आप शेयर्स डायरेक्टली पब्लिक को दे सकते हो। एक बार पब्लिक ने आपका आईपीओ अप्लाई किया, आपके शेयर्स पब्लिक के डीमैट में चले गए, फिर उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए वो अवेलेबल रहते हैं। फिर सेकेंडरी मार्केट में रोल आता है एनएसई और बीएसई का, जो एनएसई बीएसई ने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, उसके थ्रू आप वो शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में किसी और यूजर से सेल परचेस होता है। ओके, गॉट इट सर। एक क्वेश्चन था सर कि जितने भी इंडिया के कंपनीज है, चाहे वो कोलकाता की हो या फिर हैदराबाद की हो, तो क्या ये सारे स्टॉक मतलब बीएससी या निफ्टी में आते हैं या उनके अलग स्टॉक एक्सचेंज होते हैं हर सिटी के? पहले जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था 92, 93, 94 में, तब हर एक जगह का अलग रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस होते थे। ओके। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज अलग था, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी रहता था। पर वॉल्यूम के कारण ये सारे स्टॉक एक्सचेंज में लिक्विडिटी बहुत कम रहती थी। जब कोई सेलर अपना स्टॉक बेचने जाता था तो उसको प्रॉपर बायर मिलता नहीं था। तब फिर धीरे धीरे इनको ऐसे एक्सचेंज की ढूंढना पड़ता था जहां पर इनको प्रॉपर बायर मिले। तो एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस जमाने में था जो सबसे ज्यादा था, जहां पर सारे बायर्स आकर मिलते थे।
तो इससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बढ़ते गया और रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस कम आते गए। अल्टीमेटली सारे स्टॉक एक्सचेंजेस बॉम्बे में मर्ज हो गए। मर्ज हो गए। आज के डेट में हमारे इंडिया में सिर्फ 2 ही बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां पर हमारे इक्विटी शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, बीएसई और एनएसई। तो बाकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसमें कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है। ओके सर, हमने ये तो समझ लिया कि स्टॉक मार्केट क्या है और बीएसई और एनएसई भी क्या है, ये भी समझ लिया है। एक ऐड सर हम बहुत बार देखते हैं, आजकल तो बहुत फेमस हो गई कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, राइट? तो ये म्यूचुअल फंड सर क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है? और एक चीज मैंने सुनी थी, इंट्राडे, राइट? तो ये हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक मार्केट? नहीं, ये कोई भी स्टॉक मार्केट से डिफरेंट नहीं है। दीज ऑल आर इंटरनल पार्ट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। और ये जो म्यूचुअल फंड है सच में सही है। अच्छा, क्यों सही है? एक्चुअली व्हाट इज म्यूचुअल फंड, पहले बेसिक समझना है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। जी। म्यूचुअल फंड्स एक पूल ऑफ मनी है जो हमारे एंड यूजर्स, रिटेलर्स जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अपनी रिसर्च एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, मतलब एक किसी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स को उन लोग अपने पैसे दे देते हैं, वहाँ पर सारे पैसे जमा होते हैं और वो उनके बिहाफ पे वो कंपनी वो मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। ओके। उनको यूनिट्स मिल जाते हैं हम्म। और वो कंपनी उनके बिहाफ पे मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जैसे मार्केट परफॉर्म करता है वैसे उनको रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब आपके बिहाफ पे कोई दूसरा एक्सपर्ट हम्म। मार्केट में इन्वेस्ट करता है और सारे रिजल्ट जितने भी आते हैं आपके, जो भी उसकी परसेंटेज ग्रोथ होती है, उसमें से कुछ उनका एक्सपेंस रेशियो जो है वो काट कर पैसे आपको बेनिफिट मिलते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड ऐसा है जो आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट ना करके किसी और के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। ओके सर। तो जो भी एक्सपर्ट नहीं है, जिनके पास टाइम लिमिटेड है, तो उनको मेरी तो ये रिकमेंडेशन है कि अपने पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स तो एक पार्ट होना ही चाहिए। जी। म्यूचुअल फंड्स कैसे रहता है, उन लोग सिर्फ इक्विटी में नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड्स डेब्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उन लोगों का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहता है। हम्म। तो जब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है तब आपकी रिस्क लिमिटेड हो जाती है। जी। तो एक छोटे अमाउंट से भी 5000 10,000 से भी जब आप इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आपके लिए डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। जी। पर थ्रू म्यूचुअल फंड जाओगे तो डाइवर्सिफिकेशन के वजह से आपकी रिस्क लिमिटेड हो जाती है और क्योंकि वहां पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस और एक्सपर्ट आपको वहां से सर्विस मिल रही है, तो आपका प्रॉफिट का जो चांसेस है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। जी। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बेसिकली जैसे कि एक कोई नॉर्मल इंसान है जिसको स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ही कैन स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड। यस, वो म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकता है, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स के अपने बहुत अलग अलग वेरिएंट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर देयर आर 3 डिफरेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएंट्स। एक है एसआईपी और एक है लमसम इन्वेस्टमेंट, एक है एसडब्ल्यूपी। ओके। तो जैसे अभी प्राइवेट लोग होते हैं जिनको पेंशन और जिनको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, उसके लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप पूरी लाइफ आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट एसआईपी करते जाइए। एसआईपी की कोई मिनिमम लिमिट नहीं है, 100 रुपीज से भी आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। जी। ठीक है, 100 रुपीज से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। एसआईपी से आपका वहां पर असेट अंडर मैनेजमेंट, एयूएम कहते हैं, एयूएम बढ़ते जाएगा। जी। एयूएम को बढ़ाते जाइए आप। अपने अपने जो गोल के हिसाब से आप अपना एक टारगेट रख दीजिए, मेरे को यहाँ तक एयूएम तक पहुँचाना है। आप अपना जितना अर्ली आप स्टार्ट करोगे वो आपका कंपाउंडिंग एयूएम बढ़ते जाएगा। जी। ठीक है, जब तक आप काम कर सकते हो तब तक आप अपना एक्टिव इनकम चालू रखो और एक्टिव इनकम से आप अपना एसआईपी को आप इन्वेस्ट करते जाइए। अब वो एसआईपी जब बढ़ती जाएगी तो एक लेवल तक जब आप एक्टिव इनकम से छोड़कर आप रिटायरमेंट की प्लान करोगे, तो एक्टिव इनकम खत्म हो गई है तो एसआईपी को आप एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट कर दीजिए। एसडब्ल्यूपी इज सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान से आपका पेंशन लाइफ टाइम चालू रहेगा। ओके। सो एसआईपी से हमें मंथली भरना है पैसे। बढ़ते बढ़ते जाएगा पैसा। जी। एक तो हमारा एकदम डिसिप्लिनरी हमारा इन्वेस्टमेंट होते जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अलावा जो आपका ग्रोथ होगा वो ग्रोथ से आपके पैसे वहां पर
असेट बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब आपकी रिटायरमेंट की जो भी आपने प्लान करके जो भी ईयर, जो भी डेट आपने सेलेक्ट कर दी है अपने हिसाब से, आज से 30 साल बाद 30 समझो। साल बाद, वहाँ तक आपका असेट वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाएगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो कभी। जी। अभी जैसे हमारे 7 वंडर्स हैं, हुँ। तो ये कंपाउंडिंग को हम 8th वंडर कहते हैं। ये आपने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। राइट। तो लेट इट बी, जितना स्मॉल अमाउंट है, एसआईपी इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। वो एसआईपी जो कंपाउंडिंग हो जाएगी 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद, हुँ। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इतना बड़ा फिगर होगा। उसके बाद आपको एसआईपी को कन्वर्ट करके एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट करना है। हुँ। तो एसडब्ल्यूपी से आपका पेंशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके सिस्टमैटिक लिए विथड्रॉल प्लान्स। जैसे कि किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को पेंशन मिलती है, वैसे किसी प्राइवेट वैसे आपको पेंशन ज़िंदगी भर आती रहेगी। आप अपना जो भी रिटायरमेंट है, वो सिस्टमैटिकली प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया एसडब्ल्यूपी। लमसम क्या है इसमें? लंप सम इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि कहाँ से अगर आपको कुछ एक साथ बंच ऑफ, मतलब एक साथ एक बड़ा अमाउंट आ जाता है, हुँ। तो उसको एक ही साथ वहाँ पर पार्क करना है। ओके। आपके सेविंग अकाउंट्स में अगर पैसे पड़े हैं, हुँ। तो मतलब वो सेविंग अकाउंट के पैसे आपके बैंक के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए काम नहीं कर रहे। जी। क्योंकि आज का जो इन्फ्लेशन है, वो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से डबल फास्ट बढ़ रहा है। एग्ज़ैक्टली। परचेसिंग पावर आपका खत्म हो रहा है। जी। अभी परचेसिंग पावर क्या होता है? आज के डेट में अगर आपका 30 रुपीज़ का, अगर आप जा रहे हो 30 टू 40 रुपए पकड़ लो, 40 रुपीज़ का आपको ब्रेड मिल रहा है, ठीक है? अब वही 40 रुपीज़ आपने बैंक में रख दिए, जी। ठीक है? एक 7 या 8 साल के बाद आपने बैंक से 40 रुपीज़ विथड्रॉ किए, तो 40 हो गए 60 रुपीज़, जी। ठीक है? अब वो 40 रुपीज़ जब बैंक में रखे थे, तभी आपको एक ब्रेड मिल रही है। हुँ। लेकिन आपने बैंक में रखे, आपके पैसे बढ़ गए जी। 7 साल के बाद, 60 रुपीज़। 60 या 65। जी। लेकिन 7 साल के बाद जब आप 65 निकालोगे ना, तो वो एक ब्रेड भी नहीं खरीद पाओगे। क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन्फ्लेशन हमारे सेविंग के इंटरेस्ट रेट को मारते जा रहा है। तो हम लोग बैंक में रखने के बाद भी जो पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा परचेसिंग पावर एक्चुअली कम हो रहा है। जी। तो हमको अपना फ्यूचर ऐसे प्लान करना है, जैसे परचेसिंग पावर हमारा बढ़ना चाहिए। ओके। और परचेसिंग पावर आपका तब बढ़ेगा, जब आप इन्फ्लेशन को बीट करोगे। जी। इन्फ्लेशन को बीट करने का आज के डेट में सबसे सबसे सिंपल म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ज़्यादा डिसिप्लिन देना नहीं है। सिर्फ आप अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर दो और उसमें आपका असेट को बढ़ाते जाओ, जी। जहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। कभी अगर आपका एक साथ आपको कुछ पैसे, आपने समझो 200-300 के आपने एसआईपी स्टार्ट कर ली, हुँ। एक साथ आपको 5,000 रुपए मिल गए। वो 5,000 रुपए सेविंग बैंक में पड़े-पड़े कुछ नहीं कर रहे, हमारे वहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं। जी। तो वो 5,000 इमीडिएटली आप लमसम के थ्रू उसी एसेट के अंदर म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कर दो। तो लमसम होता है एक साथ जो पैसे आ गए, वो आपके एसआईपी को टॉप अप करके एक साथ डाल देना, ओके। ऐड कर देना। जी। तो मेरे हिसाब से आज के डेट में जो सेविंग अकाउंट या तो फिक्स डिपॉजिट से बहुत एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो मोड है, वो है म्यूचुअल फंड्स। जी। तो ये तो हो गया सर म्यूचुअल फंड, जिसमें हमने एसआईपी के बारे में सुना, हमने एसडब्ल्यूपी और लमसम के बारे में भी सुना। इंट्राडे क्या है सर ये? सर, इंट्राडे इक्विटी मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्राडे जो होता है, वो ट्रेडिंग का एक पार्ट है। ये सिर्फ जो एक्सपर्ट, जो बहुत एनालिसिस करते हैं, जिनके पास पूरी डेटा अवेलेबल है, जिनके पास सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, ये उनके लिए ही मैं सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज जो लेमैन है, उनके लिए इंट्राडे इज वेरी रिस्की। इंट्राडे में क्या होता है, आप शेयर्स परचेज करते हो और वही शेयर्स आपको सेम डे 3:30 को मार्केट क्लोज होता है, 3:30 को पहले आपको वो पूरी पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करनी है। ओके। तो अगर आपने कोई मान लो 100 शेयर्स रिलायंस के खरीद लिए, हुँ। तो आपको 3:30 के पहले वो 100 शेयर्स आपको किसी भी हालत में बेचने हैं। वो 100 शेयर्स ऊपर चले गए या नीचे चले गए। तो इंट्राडे एक ऐसा टूल है कि आप हर बार तो आपका टूल करेक्ट नहीं जाएगा, जी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्ले करते हैं। तो आपने जो पोजीशन ली है, हो सकता है वो पोजीशन नीचे की तरफ तक चले जाए, जी। तो इंट्राडे में लॉस का एक चांसेस रहता है। जी। इंट्राडे हमारे मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि हमारे मार्केट में जो आज के डेट में इतनी बड़ी लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी इंट्राडे के वजह से है। तो इंट्राडे मार्केट का तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, पर वो इंट्राडे मतलब जो लेमैन हैं, उनके लिए इंट्राडे इज एक्सट्रीमली रिस्की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो एक्सपर्ट, जिसके पास एक बहुत अच्छा
सिस्टम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और जिसके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसी को इंट्राडे के अंदर जाना चाहिए। हमारे जो न्यू यूजर्स हैं, जी। जो लेमैन हैं, हुँ। उनको इंट्राडे से दूर ही रहना चाहिए। उनको या तो पोजिशनल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या थर्ड ऑप्शन है आपको म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए, जो बिगिनर्स है। जो बिगिनर्स हैं। ओके सर, गॉट इट। सर, म्यूचुअल फंड और इंट्राडे हमने दोनों के बारे में सुना। आई गेस म्यूचुअल फंड इज़ मोर फॉर अ बिगिनर और इंट्राडे इज़ मोर फॉर अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट? तो एसआईपी के बारे में ही मुझे पूछना था, एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन था कि मिनिमम आप कितना रिकमेंड करते हो कि मिनिमम इतने साल तक तो रखना चाहिए? तो जब तक आपकी एक्टिव इनकम चल रही है, तब तक आपको एसआईपी को स्टॉप नहीं करना है, एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एसआईपी को कंटिन्यू रखोगे, उतना आपका एयूएम कंपाउंडिंग होगा। जी। रिजल्ट आपको तभी आएगी। जितना आप उसको ज़्यादा इन्वेस्टेड रहोगे उस एसआईपी में या म्यूचुअल फंड्स में, उतना आपको बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो एसआईपी जब तक आपकी एक्टिव इनकम चल रही है, तब तक आपको एसआईपी को स्टॉप नहीं करना। जी। मैंने एक आर्टिकल देख रहा था मैं, तो उसमें ऐसा बताया गया था कि कोई भी एसआईपी मतलब आज के डेट में, मतलब आज तक स्टॉक मार्केट की जितना भी हिस्ट्री है, 7 इयर्स के जो भी ज़्यादा एसआईपी रहती है, वो नेवर इट हैज़ बीन गॉन इन नेगेटिव। इज़ इट ट्रू? यस, एक्चुअली कैसा है, स्टॉक मार्केट इटसेल्फ आपने देखा होगा, जो हमारे टॉप स्टॉक्स हैं, वो ही आपने देखा रहेगा कि लास्ट एक 5, 6, 7 सालों में वो किसी ने भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए नहीं हैं। जी। ये एक साइकिल के से चलते हैं। अब आज के डेट में आप देखोगे आईटी सेक्टर डाउन है। हुँ। लास्ट एक 3-4 सालों में आईटी ने अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन आप एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप लेके चलोगे, लास्ट एक 7 साल, 8 साल, 10 साल का पीरियड अगर लेके चलोगे, तो इनके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, किसी भी सेक्टर का? किसी भी सेक्टर का। तो म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड होने के वजह से आप देखा रहेगा कि जो एक रिसेशन आता है, हुँ। रिसेशन के बाद जो मार्केट में उसके बाद जो ग्रोथ आती है, वो ग्रोथ को एवरेज आउट करके म्यूचुअल फंड्स आपको आज तक कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देगा। जी। ये नेगेटिव रिटर्न्स की बात आ जाती है इफ आपने कुछ शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की है, शॉर्ट टर्म के लिए। जी। शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, जिसके वजह से कुछ मार्केट थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव हो। अभी जैसे अभी 2008-9 में लीमैन ब्रदर्स का क्राइसिस था, जी। तो वो क्राइसिस रिसेशन में थोड़े समय तक जिसने भी इन्वेस्ट किया 2006, 7, 8 में, तो उनका नेगेटिव था। पर एंड ऑफ द डे आपने देखा जैसे 2012, 13 आ गए, तो वो भी सब ग्रीन में चले गए, जी। जो इन्वेस्टेड थे। तो और उसके बाद जो अभी कोविड का पीरियड था, हुँ। उसमें भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस थे। तो म्यूचुअल फंड्स और कोई भी इक्विटी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग पीरियड के लिए, आपने लास्ट 50 इयर्स का भी रिकॉर्ड निकालेंगे ना, तो आपको वो पॉजिटिव ही मिलेगा। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर स्टॉक मार्केट पे वापस आते हैं कि कोई अगर बिगिनर है, तो अगर उनको अपना फर्स्ट स्टॉक चुनना है, राइट? इन्वेस्ट करना है, तो कैसे करें? तो बिगिनर्स के लिए मैं तो एक एडवाइस ऐसे दूंगा, सबसे पहले जब आप बिगिन करते हो, तो आसपास के जो भी फेवरेट सेक्टर्स इन्फॉर्म है, पहले सेक्टर्स को हमको शॉर्टलिस्ट करना है। जी। स्टॉक्स तो बहुत सारे फेवरेट हो सकते हुँ। हैं, रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सारे फेवरेट स्टॉक हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑल टाइम ये सारे फेवरेट हैं, इनका भी एक साइकिल आता है। आज के डेट में अगर आप देखोगे कि बिगिनर्स के लिए आज के डेट में 4 सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझको बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। अब 4 सेक्टर्स में से ईवी सेक्टर है, जिसमें बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है, सोलार सेक्टर है, अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिसिस का सेक्टर है। ये 4 सेक्टर्स जो हैं, वो फ्यूचर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब सबसे पहले सेक्टर्स को आप शॉर्टलिस्ट कर दो। सेक्टर्स के बाद उस सेक्टर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, हुँ। उसको आप शॉर्टलिस्ट कर लो। ओके, 2-3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हर सेक्टर में आपको दिखाई देंगे। ईवी सेक्टर्स में देख लोगे तो ईवी में महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल और सेल्स अच्छा होने वाला है। तो सबसे पहले बेस्ट सेक्टर को शॉर्टलिस्ट कर लो। सेकंड है वो जो सेक्टर शॉर्टलिस्ट किया, उसमें किसी एक लीडर को ले लो, हुँ। 2 जन को, 2 जन को लीडर को इन्वेस्ट करो, और उस सेक्टर में
जो सबसे लोअर लेवल पे आपको सबसे अंडरडॉग जो चीपेस्ट मिल रहा है वहां पर इन्वेस्ट कर लो। समझो आपको 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो 75% ऑफ द अमाउंट आप उनके लीडर में इन्वेस्ट करो, 25% जो अंडरडॉग है जो किसी भी टाइम उस सेक्टर में आउट परफॉर्म करेगा उसमें जी। इन्वेस्ट कर दो। तो सबसे पहले जो मेरा जो था एक सेक्टर और उसका लीडर लीडर और उसका एक लास्ट वाला एक अंडरडॉग। हाँ, और लेकिन आज के डेट में जो सिनेरियो है उसमें डिफेंस सेक्टर इंडिया का वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। लास्ट एक 2 या 3 महीने से डिफेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा फॉर्म में। क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर फॉर्म में क्योंकि इंडिया के जो आसपास के ज्योग्राफिकल जो रीजन्स हैं उसमें आपने देखा रहेगा कि अभी जो बांग्लादेश में जो उनका जो दिक्कत आई बांग्लादेश में, उसके बाद आपने देखा रहेगा हमारे सारे डिफेंस के सेक्टर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उसमें बहुत ज़्यादा हो रही है। जी। अब आपको डिफेंस सेक्टर में जो हमारे जो स्टॉक ये शॉर्ट टर्म के लिए है। जी। जो डिफेंस सेक्टर्स हैं उसके जो हमारे जो टॉप पिक्स में HAL था और कोची शिपयार्ड, ये सारे टॉप पिक्स हैं। जो HAL को ये आपने देखा रहेगा कि फैब और मार्च मंथ में 33-3400 से आज के डेट में वो 46-47 क्रॉस हो गया। तो ये डिफेंस सेक्टर क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का टेंशन बढ़ रहा है, इंडिया बांग्लादेश जो है उनके भी जो अभी रिलेशन गवर्नमेंट उनकी चेंज हो गई तो रिलेशंस ठीक नहीं है, तो इंडिया का स्पेंडिंग ये सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे भी नेक्स्ट 2-3 सालों तक तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डिफेंस सेक्टर, और अगर 5 या 10 साल का व्यू रखना है तो फिर ईवी, सोलर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परफेक्ट सर, परफेक्ट। सर ये तो हो गया कि बिगिनर के लिए स्टॉक कैसे चूज करें। आप कोई भी स्टॉक जब आप देखते हो कि आपके पोर्टफोलियो में मुझे ऐड करना है, तो आप किन बातों का ध्यान रखते हो? फिर से मैं आपको तो वही बताऊंगा कि हम सबसे पहले सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। सेक्टर के बाद उस सेक्टर के अंदर हम लोग जो टॉप ग्रुप्स हैं वो ग्रुप्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग देखते हैं। लास्ट 5 सालों में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया था। मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी जो इशू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट लास्ट 5 सालों में कैसे परफॉर्म कर रही है और जो मैनेजमेंट आगे का गाइडेंस दे रही है, जी। तो आगे का गाइडेंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये गाइडेंस, उनके जो फाइनेंशियल्स है और सेक्टर है, ये 3 हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख करके हम लोग अपने पोर्टफोलियो में उसको कितना वेटेज देना है वैसे परसेंटेज की वेटेज देते हैं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ये इस पॉडकास्ट के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो कहीं पे मैंने सुना कि आज के डेट में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो उसी से रिलेटेड मैंने एक चीज़ देखी कि डिविडेंड स्टॉक कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पैसिव इनकम, पैसिव इनकम, राइट? तो ये कैसे होता है सर? डिविडेंड स्टॉक क्या है? हमारे जो स्टॉक मार्केट में जो हम लोग कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग जो लेमैन को सिर्फ ये पता है कि शेयर्स का रेट जो है वो बढ़ता है। जी। लेकिन एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जब हम किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हम कंपनी के ओनर बन जाते हैं। जी। तो जो एवरी ईयर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, तो उनका जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी वो प्रॉफिट अपने ओनर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करती है। ओके। वो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो एज अ डिविडेंड वो हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं। ओके। तो डिविडेंड जो है वो हमारा एक पैसिव इनकम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बताऊंगा। हमारे इक्विटी मार्केट्स में बहुत ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं जो रेगुलर लास्ट मोर देन 25 इयर्स से डिविडेंड देती आई हैं एवरी ईयर। एवरी ईयर। और बहुत सारे जो बड़े-बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में इस तरह से शेयर्स की पोर्टफोलियो में बनाते हैं कि जैसे उनको रेगुलर डिविडेंड मिलते रहें। जी। अब कुछ कंपनीज हैं जो जनवरी में डिविडेंड देगी आपको, कुछ कंपनीज हैं जो फेब में डिविडेंड, कुछ कंपनीज मार्च और कुछ कंपनीज अप्रैल में देती हैं डिविडेंड। वंस इन एवरी वीक, वंस इन एवरी ईयर, सॉरी ईयर। ठीक है। तो अगर किसी को पैसिव इनकम जो रिटायरमेंट का प्लान कर रहा है, जैसे मैंने आपको अभी SWP के बारे में बताया, वैसे ही आप इक्विटी में भी अपनी रिटायरमेंट इस तरह से प्लान कर सकते हैं।
ओके। अब कुछ ऐसे कंपनीज हैं, आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का एक अमाउंट पकड़ लीजिए, कुछ कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर लीजिए जो कंपनी का डिविडेंड जनवरी में आता है, फिर फेब में आता है, मार्च में आता है। ऐसे 12 के 12 मंथ्स में आपको इंडिया की ब्लू चिप कंपनीज की डिविडेंड्स की लिस्ट एक है, वो आपसे मैं लिस्ट शेयर कर देता हूँ। जी। वो जब आप लिस्ट में इन्वेस्ट करोगे तो एवरी मंथ उनका डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में आते रहेगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका पैसिव इनकम होते रहेगा जो पर मंथ आएगा आपको। जी। तो इस तरह के डिविडेंड जो है उसको हम लोग जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेकंड इनकम सोर्स काउंट करते हैं। ओके सर। तो ये तो हो गया डिविडेंड स्टॉक्स के बारे में। अब हमें ये बताइए कि जो स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, हाँ। राइट? तो वो किन रीज़न की वजह से होता है? जैसे कि अभी रिसेंट जो ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, राइट? अमेरिका का इलेक्शन हुआ, जब ट्रम्प जीत के आए, या तो फिर कहीं वॉर हो जाती है या कोई पैंडेमिक आ जाता है। तो ये तो ग्लोबल इवेंट्स है, राइट? अभी ट्रम्प का इलेक्शन हुआ अमेरिका में, राइट? अमेरिका में। तो वहाँ के इलेक्शंस हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, यूएस का जो मार्केट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है जी। और आसपास के जितने भी मार्केट्स हैं वो सारे यूएस के इकोनॉमी पे डिपेंड हैं। तो हमारा इक्विटी मार्केट ग्लोबल टेंशन और पूरी ग्लोबल पॉलिसी पे डिपेंड है। ओके। आसपास के जो टेंशन्स आज के डेट में जो बढ़ते जा रहे हैं और जो हमारे आसपास के जो दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के जो अपने ट्रेड पॉलिसीज हैं, वो ट्रेड पॉलिसीज के डिपेंड पे हमारा पूरा मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। अब जैसे ट्रम्प के आने के बाद उसने जितने भी टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए, हमारे इंडियन कंपनीज का जो भी माल, जो भी स्टॉक्स, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पर जो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो रहा था, वो एक्सपोर्ट पे टैरिफ लगेगा। तो टैरिफ लगने के बाद इनकी पूरी सेल्स ड्रॉप हो जाएगी। इसकी वजह से अब क्योंकि पॉलिसीज़ यूएस की चेंज हो रही है, ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट इंडिया के सेल्स और इंडिया के मार्केट पे पड़ता है। इसीलिए हमारा जो मार्केट है, वो थोड़े समय के लिए पॉज़ लेता है। जब मार्केट थोड़े समय के लिए पॉज़ लेता है, तब कुछ वीक हैंड्स जो मार्केट में प्रॉफ़िट पे बैठे हैं या जो वीक हैंड्स हैं, हुँ। वो सेलिंग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो शेयर मार्केट है वो कंप्लीट डिपेंड होता है और शेयर का प्राइस तब बढ़ता है जब डिमांड एंड सप्लाई पे। जी। जिस चीज का अगर डिमांड बढ़ जाएगा और पब्लिक शेयर सेल नहीं करेगी, दैट मीन्स सप्लाई कम हो जाएगा, तो उसका शेयर का रेट बढ़ते जाएगा। जब आसपास के कंट्रीज में और आसपास के इकोनॉमीज में चेंजेस आते हैं, हमारे चेंजेस जो है वो नेगेटिव इम्प्लीकेशन आते हैं उनके। अब बीच में चाइना ने स्टील जो है, चाइना के टैरिफ चेंज हुए स्टील्स के, तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, इन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया। इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया की इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, लेकिन क्योंकि चाइना ने अपने पॉलिसीज़ चेंज किए, इंडिया के कुछ कंपनीज़ पे उसका असर पड़ा और वो कंपनीज़ की रिजल्ट्स नेगेटिव आ गई। जी। तो आज के डेट में क्योंकि ग्लोबल मार्केट इतना ओपन है, तो सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी नहीं, आसपास के दूसरे कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़, उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ और हमारा जो टेंशन है, जो अब वॉर टाइप सिचुएशन है, उस पे डिपेंड है हमारा पूरा मार्केट। जी। तो सर इसी से रिलेटेड फ़ॉलो-अप क्वेश्चन था कि अभी जो रीसेंट क्रैश आया था कि जिसमें हमने देखा कि जो निफ्टी है, वो ऑलमोस्ट 20,000 21,000 पे आके गिर गया, कि जबकि उसका हाई 26 पे भी एक टाइम पे चला गया था। सो व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बेसिक जो रीज़न था, वो रीज़न मैंने आपको बताया, सबसे पहले जियोपॉलिटिकल टेंशन थे आसपास ही। हुँ, हुँ। सेकंड था कि जो अभी टैरिफ्स जो ट्रम्प के टैरिफ्स थे, हुँ। सारे अनसर्टेन थे। जी। जब अनसर्टेनिटी आ जाती है, तब हमारे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, सप्लाई बहुत बढ़ता है, डिमांड्स बहुत कम हो जाती है। एफआईआईज़ इंडिया से जो भी हैं, सारे अपने जो पैसे हैं, वो निकालती जा रही थी। कंटिन्यूअस फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंडिया में सेलिंग प्रेशर चल रहा था, इसके लिए निफ्टी नीचे आ गई थी। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था, ये पाकिस्तान का जो टेंशन ग्रू हो रहा था, हुँ। अनसर्टेनिटी उसके लिए भी हमारे यहाँ पर थी। अब इंडिया और यूएस के जो ट्रेड टॉक्स बीच में हुए थे, हुँ। उससे हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी
जी। लेकिन वो ट्रेड टॉक्स की भी रिजल्ट वो नेगेटिव थी, मतलब इट वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशंस। अब और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे बीच में आई है यहाँ पर, डॉलर्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हुँ। तो डॉलर्स के जब रेट बढ़ेंगे तो इंडिया के अंदर जो इंपोर्ट प्रोडक्ट आते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है, महँगा होते जाएगा। महंगा होते जाएगा। तो एक साथ जब इतने सारे जब प्रोडक्ट, इतने सारे जब इवेंट्स आते हैं, और इंडिया का मार्केट आप देखा रहेगा पीछे लास्ट इतने सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया था, तो वहाँ पर कुछ करेक्शंस आनी वो। स्वाभाविक है। अब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इंडिया के इंटरनल इकोनॉमी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जी। इंडिया के इंडस्ट्रीज़ जो भी है दे आर डूइंग वेरी वेल। जो इंडिजिनस कंपनीज़ है। हाँ, तो ये बाहर की जो चीज़ें हैं ये मुझको नहीं लगता है कि ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसमें एक पैनिक सेलिंग जो है उससे हमको अवॉइड करना चाहिए। जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उस पे हमको बैठना चाहिए। अब जो भी आपने लास्ट के लेवल्स आपने अभी कहे थे 25 2600 तक निफ्टी गए थे, गया था। उसको निफ्टी क्रॉस करेगी। सारी सिचुएशंस जब नॉर्मल हो जाएँगे, इट विल टेक टाइम। जी। तो मेरा तो ये एडवाइस है हमारे सारे क्लाइंट्स के साथ कि आप जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट पे बैठे रहिए। कहाँ पर भी पैनिक सेलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट करेक्शन हर एक टर्म पे करेक्शन करता है। दिस इज़ जस्ट स्मॉल करेक्शन, और देखा रहेगा आपने मार्केट अच्छे से पिकअप किया है। जी। बट जैसे कि अभी न्यूज़ आ रही है कि वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ वॉर विद पाकिस्तान, राइट? तो अगर सिचुएशंस ऐसे ही रहते हैं, सो कैन वी एक्सपेक्ट मोर करेक्शन इन आवर मार्केट? अगर ये सिचुएशन, इससे यही सिचुएशन, वॉर लाइक सिचुएशन थोड़े लंबे समय तक चलती है तो और मार्केट करेक्शन कर सकता है। पर जैसे आपने देखा रहेगा लास्ट 2 या 3 दिनों से जो मार्केट ने मैच्योरली बिहेव किया है, जी। इतने सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स अटैक के बावजूद भी मार्केट क्रैश नहीं हुआ है। जी। 100, 200, 300 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शंस तो नॉर्मल डेज पे आती ही है। आती है, राइट। तो बहुत मैच्योर तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है। और एक इम्पोर्टेंट हमने एक फैक्टर देखा है कि इतने टेंशन इंडिया में होने के बावजूद भी ये 3 और 4 दिन में एफआईएस के कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, व्हिच इज़ अ पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइंस। तो ये जो मैटर है ये मुझको नहीं लगता है पर्सनली कि ये ज़्यादा एस्केलेट करेगा। और ये मैटर में मतलब ये जब इंडियन के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए, और ये जल्दी देखेंगे आपको 2 या 3-4 दिनों में निफ्टी आपको पॉजिटिव दिखाई देगी। ओके। ओके सर। तो जैसे आपने ये बात की कि हमारे जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत मैच्योर हो गए, पहले की तरह है नहीं। व्हेयर एज़ जब मैंने कराची का स्टॉक एक्सचेंज देखा तो उनका 3000 पॉइंट से गिर गया था, राइट? जबकि उसके उलट इंडियन स्टॉक मार्केट इज़ स्टिल स्टेडी, राइट? सो दिस इज़ अ साइन ऑफ मैच्योरिटी एंड पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस, राइट? हमने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, हमने कैसे ग्लोबल इवेंट्स अफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट ये भी देखा। सर अब हमें ये बताइए कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन करें, कि कैसे हम एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं कि जिससे कम से कम इम्पैक्ट हो और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो लॉन्ग टर्म में? बैलेंस पोर्टफोलियो डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, जी। आपके पास अमाउंट कितना है पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बैलेंस पोर्टफोलियो सबका डिफरेंट होता है। जी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपनी रिस्क एपेटाइट आप सेलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको बैलेंस पोर्टफोलियो के अंदर आपको इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड, ये तीनों का परसेंटेज आपको डिवाइड करना है। हम्म। ये किसी बैलेंस पोर्टफोलियो में ये तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। अब आपकी रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि इक्विटी में कितना जाएगा, और डेब्ट में कितना रहेगा, और आपका गोल्ड में कितना रहेगा। जी। और रिस्क एपेटाइट के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स, मतलब आपको किस ईयर में आपको कितने पैसे अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से हम लोग पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं। अब आपने अपने कुछ गोल्स रखे हैं कि ये ईयर में जाऊंगा तो मैं कार खरीद लूंगा, इस ईयर में अभी मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो उनको कॉलेजेस में एडमिशन्स लेनी है। ये सारे जो ईयर्स आप अप्रॉक्स सेलेक्ट करते हो, उस हिसाब से हम लोग अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस लाते हैं। ओके।
अब जैसे अगर आपकी एज यू आर एट अर्ली ऑफ 30s के आसपास की आपकी एज है, तो आपके ऊपर जो आपका रिस्क लेने का एपेटाइट कुछ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जी। आपके पास नेक्स्ट 20-25 ईयर्स हैं आपके एक्टिव इनकम को बढ़ाने के लिए। जी। जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आपका रिस्क एपेटाइट कम होते जाता है, क्योंकि आपके पास अपने रिस्क के बाद जो कवर करने के लिए आपको ईयर्स बहुत कम मिलते हैं। जी। तो इनिशियल स्टेजेस में आप रिस्क ज़्यादा लेकर के आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी को एक ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। जैसे ही आपके गोल का ईयर नज़दीक आते जाएगा, आप इक्विटी से शिफ्ट होके डेब्ट में आपके पैसे शिफ्ट करेंगे। जी। और जब फाइनल आपके जो अमाउंट का दिन आ जाएगा, जहां पर आपको अपने टारगेट अमाउंट विड्रॉ करने, तो आपके डेब्ट फंड में से विड्रॉल होंगे, ना कि आपको इमीडिएट इक्विटी से। जी। क्योंकि इक्विटी कैसे होती है, इक्विटी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते हो, कभी ऊपर कभी नीचे। जी। अगर इन केस अगर मार्केट नीचे आ गया है, तो वो लोअर लेवल पे इक्विटीज का सेल करके सेंस नहीं बनता है। तो समझो आपने एक ईयर डिसाइड किया है, देखिए 2028 में मुझको एक कार खरीदनी है, जो कार की आज की वैल्यू 10 लाख रुपए है। हुँ। तो 2028 में जो कार खरीदनी है, आपको 28 के जैन से ही उसकी प्रिपरेशन करनी है। ओके। धीरे धीरे आपके टारगेट्स पे जो इक्विटी आती जाएगी, वो इक्विटी से आपका पोर्टफोलियो शिफ्ट होते जाएगा डेब्ट फंड में। जी। डेब्ट फंड में पार्क करेगा उस दिन तक जिस दिन मुझको कार खरीदनी है। जिस दिन आपको कार खरीदने का टाइम आएगा, उस दिन वो डेब्ट में से पैसे निकल के रेस्पेक्टेड कंपनी के अकाउंट में जाने चाहिए। जी। इसके मतलब होता है कि आपका जो सिस्टमैटिक प्लान जो है पोर्टफोलियो का तैयार रहेगा। इमीडिएटली आपको इक्विटी सेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मार्च में प्लान किया है मुझको कार खरीदनी है, और मार्च के फर्स्ट वीक में अगर आपका इक्विटी मार्केट क्रैश हो जाएगा, तो फिर आपके सारे प्लान्स जो है वो डिले हो जाएँगे। जी। तो आपको सिस्टमैटिकली पहले सारे प्लान आपको एक पेपर एंड पेन पे उतार लो। उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो परसेंटेज उस हिसाब से डिसाइड करो। सबसे पहले आपका रिस्क एपेटाइट, सेकंड आपके फाइनेंशियल गोल्स, इस पे आपका पूरा पोर्टफोलियो डिजाइन होता है, जी। इक्विटी, डेब्ट और गोल्ड में। जी। बेसिकली लोअर द एज, मोर इन इक्विटी एंड मोर द एज, लेस इन लेस इक्विटी, इन इक्विटी, मोर इन डेब्ट डेब्ट। फंड। गॉट इट सर, गॉट इट। सर एक सजेशन चाहूँगा आपसे कि जो एक सैलरीड पर्सन है, सपोज़ एग्ज़ाम्पल है 25,000 एक की सैलरी है, एक की 50,000 है और एक की 1 लाख है, राइट? अगर इनको इन्वेस्ट करना है, राइट? तो क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? सर 25,000 की अगर आपकी मंथली सैलरी है, तो आपका 50-30-20% रेशियो होना चाहिए। जी। 50% जो है वो हमारे बेसिक नीड्स पे चले जाता है। जैसे रेंटल इनकम। जैसे आपको मैंने बताया, रोटी कपड़ा मकान। जी। सेकंड 30% जो है वो आपकी जो है वांट्स पे चली जाती है। थोड़े लग्ज़री आ जाते हैं। कभी आपने कोई मूवी देख ली, हुँ। कभी आपने कोई रेस्टोरेंट में चले गए, खाना खा लिया। खाना खा लिया। जो लास्ट 20% पार्ट है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आता है। जी। जैसे आपका इनकम 25 से बढ़कर 30 हो जाता है, हुँ। तो उस इनकम में आपका प्लानिंग इस तरह से करना है, जो आपके जो नीड्स हैं और जो वांट्स हैं वो कम हो जानी चाहिए, और आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट का बढ़नी पार्ट चाहिए। बढ़ना चाहिए, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो। करेक्ट। तो नीड्स जो पार्ट आ जाते हैं वो आ जाते हैं 30% पे, वांट्स आ जाते हैं 30% पे, और यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट का है वो 40% हो जाता है। जी। थर्ड जो 1 लाख का ब्रैकेट आता है, तो 1 लाख के ब्रैकेट में उसी तरह से आपके जो फर्स्ट जो नीड्स हैं उसको 20 पर ले आओ आप। जी। उसके बाद वांट्स है जो वो 30 पे चले जाओ, क्योंकि लग्ज़री आइटम्स है, उसमें आपकी लाइफ़ भी आपको थोड़ी एन्जॉय करनी है। राइट। और बाकी का जो 50% आपका बचता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करेगी, जो वेल्थ आपको रिटायरमेंट में एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट करके उसके बाद रिटायरमेंट की बात की भी लाइफ है। अभी आपकी एक्टिव इनकम आ रही है 1 लाख रुपए, जी। तो आपकी जो लाइफ है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। करेक्ट। लेकिन आपकी जब रिटायरमेंट करोगे तो 1 लाख की एक्टिव इनकम बंद हो जाएगी। करेक्ट। तो उस तरह से हमको प्लान करना है कि रिटायरमेंट के बाद भी, इन्फ्लेशन को कटने के बाद भी, मेरी स्टैंडर्ड ऑफ जो लाइफ है वो नीचे नहीं आनी चाहिए। करेक्ट। तो उसके लिए आपको वेल्थ क्रिएट करनी है। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको थर्ड पार्ट जो है वो 50% पे ले जाना है। गॉट इट सर। तो बेसिकली कि हमें 50-30-20 का रूल स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में लेना है। जैसे ही आपकी इनकम, एक्टिव इनकम बढ़ती है,
तो 30-30-40 हो जाता है, और आपकी एक्टिव इनकम बढ़ते जाएगी, तो आप इसको 20-30-50 ले लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। जी, तो अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी लाइफ एंजॉय करनी है, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली एंड ग्रो योर इनकम। यस। करेक्ट सर। सर एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपको इतना एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, राइट? तो आज तक की आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है और सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली, जितना आप इन्वेस्टमेंट अर्ली स्टार्ट करोगे, तो आपका वो जो अमाउंट है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 1994-95 के आसपास जब मैंने लाइफ के फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, वो समय में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो कोई अकाउंट होता नहीं था। जी। वो समय में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक छोटी सी रिंग जैसी जगह थी, वहां से हमको फिजिकल शेयर्स मिलते थे हाथ में। उस समय में हिंदुस्तान जिंक एक कंपनी थी, जो मेरे चाचा ने मुझको सजेस्ट की थी। करीबन 17-18 रुपए के आसपास वो तब शेयर्स चलता था। तो मैंने फर्स्ट 200 शेयर्स खरीदे थे। जी। तो कुछ 3,500 के आसपास कॉस्टिंग थी उनकी। उस जमाने में वो मैंने पॉकेट मनी से बचा करके वो शेयर्स मैंने तब खरीदे थे, और वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो आज तक की मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो टाइम के जो 17 रुपए के शेयर थे, आज वो एक एक शेयर की वैल्यू आपकी हो चुकी है करीबन 4,500 के आसपास। आज की उसकी रेट है। आपने देखा रहेगा वो 2011 के आसपास उन्होंने बोनस दिया है और स्टॉक स्प्लिट किया है। जी। ठीक है, ये हो गया ग्रोथ स्टोरी। अब इसके अलावा इस कंपनी ने मुझको पर शेयर कम से कम 600 रुपए का तो डिविडेंड दे चुके, पर शेयर। पर शेयर। 600 रुपए का कम से कम डिविडेंड आ चुका है। और इसीलिए ये जो है मेरे लाइफ की सबसे इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और बेस्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। क्योंकि बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, इसीलिए मैं इसको आज तक इसको टच नहीं किया, इसको मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट काउंट करता हूँ। परफेक्ट सर। और सबसे वर्स्ट? सबसे वर्स्ट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वो तो एक इंडिया के इंडस्ट्री में भी वर्स्ट था, जो धीरू भाई अंबानी और अनिल अंबानी का जो आपस में जो सेटलमेंट हुआ था, उसमें अनिल अंबानी की रिलायंस आरकॉम थे कंपनी, जिसके मेरे तब वो ज़माने में मैंने 3,000 शेयर्स खरीदे थे। तभी पर शेयर प्राइस क्या था? तब जब मैंने खरीदे थे तो करीबन 700 के आसपास के खरीदे थे। तो वो ओवर प्राइस्ड था, वो मुझको बाद में पता चला, और उसके कुछ रॉन्ग डिसीजंस की वजह से आज अनिल अंबानी कहाँ है आपको पता है। जी। और वो इन्वेस्टमेंट आज भी मेरी वैसी है, आज भी मेरे अकाउंट में वो शेयर्स मैंने रखे हैं, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि ये जो है इम्पल्सिव बाइंग जो है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने उनके फंडामेंटल्स, उनकी बैकग्राउंड, उनका ये सब बिना चेक करके तब मैंने ये कॉल लिया था 3,000 शेयर्स का। तो आज भी मेरे अकाउंट में पड़े हैं वो, ओके। एज गुड एज समझो जीरो इन्वेस्टमेंट है वो। ओके, बट होपफुली कभी ना कभी तो यस। होगा वो, राइट? ओके सर। सर आज की डेट में अगर मुझे 3 स्टॉक्स होल्ड करके रखने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, सो क्या होंगे वो? कौन से 3 स्टॉक्स होंगे? सबसे पहले तो 10 इयर्स का हॉरिज़न जो है वो आज के डेट में वो लॉजिकल नहीं है। हम सजेस्ट करते हैं कि एवरी 6 मंथ्स पोर्टफोलियो को चर्न करना है, देखना है कौन-सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन-सा नहीं चल। उसके बाद भी कुछ मेरे पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो लास्ट 25-25 सालों से ज़्यादा हैं वो। तो आज के डेट में अगर आप मेरे को 3 स्टॉक्स ऐसे पूछोगे कि जो नेक्स्ट डिकेड्स में जो बहुत अच्छा आउट परफॉर्म करेंगे, तो उसके सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसके मल्टीपल जिनकी पूरी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो उसका मेरा फर्स्ट स्टॉक है। सेकंड स्टॉक मेरे इसमें पिडिलाइट है। पिडिलाइट भी एक बहुत वेल मैनेज्ड कंपनी है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, और सारे उनके जो आइटम्स है, अभी भी आप प्रोडक्ट देखोगे कि तो मोनोपोली आइटम्स हैं। जी। फेविकॉल, फेविक्विक, सारे मोनोपोली आइटम्स हैं। थर्ड जो कंपनी मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा वो एचडीएफसी बैंक है। जी। एचडीएफसी बैंक का भी एक बहुत इंडिया में वास्ट नेटवर्क है, सेफ नेटवर्क है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और
अब अंडर वैल्यूड हैं। आप दूसरे बैंक्स के कंपैरिजन में मैं देखूंगा तो HDFC इज अंडर वैल्यूड स्टॉक। बाकी सब बैंक ने अपने अपने आप देखोगे स्टॉक्स काफ़ी बढ़ चुके हैं। जी। HDFC अभी तक पोटेंशियल में बढ़ा नहीं है। जब से HDFC बैंक और HDFC सिक्योरिटीज जब आपस में मिल चुके हैं उसके बाद ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है मार्केट जी। को। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और पिडिलाइट। ये 3 स्टॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको नेक्स्ट 10 साल के लिए रखना है तो आप ये अच्छे से रख सकते हो। श्योर सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। सर हमारा जो नेक्स्ट राउंड है विच इज गोइंग टू बी अ रैपिड फायर राउंड, राइट? तो बेसिकली एक स्टेटमेंट बताऊंगा मैं, आपको उसको यस और नो या आपका प्रेफरेंस चूज करना है, राइट? अ वेरी क्विक राउंड। सो आर यू रेडी? यस, रेडी। Okay. So the first question for our rapid fire round is कि stock market or mutual funds, which one is the best according to you? स्टॉक मार्केट। Okay. Is it because you have experience? या Okay. और जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो बिकॉज जो लेमैन है उनके लिए इट इज बेटर टू गो फॉर म्यूचुअल फंड। Okay. Got it. Second question. Investing in stock market or investing in real estate? स्टॉक मार्केट, नो डाउट। रियल एस्टेट में बहुत सारी लाइबिलिटीज उसके साथ आप ले आते हो। स्टॉक मार्केट इज बेस्ट। बट रियल एस्टेट ने सर अभी तक नेगेटिव दिया नहीं, आप कोई भी कुछ खरीदो। बिकॉज रियल एस्टेट्स में एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट में आपको रियल प्राइस जो है वो आप डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। रियल एस्टेट में आपको टैक्सेस और मेंटेनेंस का कॉस्ट है। रियल एस्टेट में आपको पूरी जो लॉबी है वो बिल्डर्स ने कवर की हुई है। आपको बिल्डर्स के प्राइस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके पास बेचने के लिए सिर्फ एक ही फ्लैट है, पर बिल्डर 100 फ्लैट बेच रहा है तो कोई इंसान आपके पास क्यों आएगा? रियल एस्टेट में देयर आर मेनी हिंड्रेंसेस। तो इक्विटी मार्केट में सबसे बेस्ट लिक्विडिटी है। आई विल गो फॉर इक्विटी मार्केट। Okay, sir. According to you, which is the best time to invest in stock market? There is no best time to invest in stock market. I will suggest as soon as you can start investing. Okay. Yes. Okay, sir. Which is your preference? Intraday or long term? Long term, of course, and I will suggest positional. Don't go for long term also. So what is position, sir? पोजिशनल दैट मीन्स अगर आप कोई पोजीशन लेते हो तो एक शॉर्ट टर्म जैसे सेक्टर वाइज पोजीशन फॉर 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एंड चर्न पोर्टफोलियो एवरी 3 मंथ्स। Okay. पोजिशनल इज द बेस्ट, नो नॉट एट ऑल इंट्राडे। Okay, sir. वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क या हर्षद मेहता, आपका फेवरेट कौन? हर्षद मेहता। Why? बिकॉज एक इंडियन ने, अकेले एक इंसान ने हमारे मार्केट के लूप होल्स को बहुत सिस्टमेटिकली मैनेज करके 1992 के आसपास एक ही अकेले इंसान पूरे मार्केट को उठाकर ऊपर ले गया। उस 92 क्रैश वॉज बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता। सो मतलब जो उसके अंदर जो गट्स थे, ये जो वॉरेन बफे है, ही इज बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इंडिया आज के डेट में। तो ही इज द रिचेस्ट पर्सन। पैसे वो कैसा है कि वो लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, वो बहुत अच्छा एनालिस्ट है, बहुत अच्छा रिसर्च से अच्छा स्टॉक से इन्वेस्ट करता है। वेरी सिंपल इन्वेस्टिंग, उसका फंडा इज वेरी सिंपल। जी। बट हर्षद मेहता सबसे पहले तो ही इज एन इंडियन, और उसने जो अपने ब्रेन्स यूज करके, जो लूप होल्स यूज करके जो मार्केट को मैनिपुलेट किया, तो एक्चुअली ही इज माय फेवरेट। Okay, sir. Okay, next question. Crypto, is it future or bakwas? No, I don't think it is future, it is fade. Really? Yes. Okay. What was your first ever stock investment? First ever stock investment, I told you, it was of Hindustan Zinc. Okay. Favorite investing book या favorite movie of all time? My favorite author is Robin Sharma. Mm-hmm. Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. Best. ये आपकी Yes. favorite book है. हाँ. Okay. Sir, who is your go-to news resource for financial advice? Normally, I follow financial advice of angel broking because I am tied with angel broking from last more than 20 years. Mm-hmm. And money control. I follow money control and angel broking. Okay. Money control and angel broking.
Perfect. Stock market is just a gambling. Is it true or false? Not at all. It is not a gambling. It is best tool to plan your future portfolio or investment. Okay. Buying IPO is always a smart investment. True or false? It is true, but it is not a smart investment. You can say it is a safe investment. For a newcomer, it is very safe to go through IPO. But what happened with Paytm? I guess Paytm के IPO के बाद उनका हाँ, शेयर डाउन हो जाएगा, राइट? मतलब एक्चुअली कैसा है ना, यू नीड टू सिलेक्ट बेटर कंपनी जिसका फ्यूचर्स बहुत मतलब सिलेक्टेड होना चाहिए. पेटीएम का जो पहले से ही बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड था, पेटीएम का वॉल्यूम्स, अब दैट इज़ द रीज़न मैंने पेटीएम का भी सबको अवॉइड किया था. पेटीएम अवॉइड था हमारे लिस्ट पर. तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स Okay. इन IPO. Okay. Got it, sir. Long-term investment always guarantees profit. True or false? Yes, true. And that has been proven, right? Yeah. Okay. One market myth you wish to bust. Okay, market is extremely risky. It is for gamblers. Mm-hmm. And you need lot of amount to invest in market. Okay. Start as small as you can, even 500, you can start it. Start as early as possible. And it is not gambling at all. These are the 3 important myths. Okay. Got it, sir. सर एक क्वेश्चन है कि अगर आप कल सुबह उठते हो 9 o'clock फॉर एग्जाम्पल, राइट, और आपको पता चलता है कि आपको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, राइट, बट द कंडीशन इज यू हैव टू स्पेंड दैट 1 करोड़ बिफोर 5 PM दैट डे, Yeah. राइट? कैसे स्पेंड करोगे? स्पेंडिंग के लिए अगर कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आई विल इमीडिएटली बिल्ड माय पोर्टफोलियो. स्टॉक खरीद दोगे बेसिकली यस. 1 करोड़ के? यस. क्या क्या खरीद दोगे? अब 1 करोड़ के स्टॉक्स में मेरा जो पोर्टफोलियो है, उसमें आज के डेट में मैंने आपको कहा कि 4 ऑफ माय फेवरेट सेक्टर्स है, AI, सोलर, EV एंड डेटा एनालिसिस. जी. ये 4 सेक्टर्स है. चारों सेक्टर्स के जो भी लीडर्स हैं, वो सब में लीडर्स में सीधा इन्वेस्ट, आंखें बंद करके? आंखें बंद करके, क्योंकि 5 PM है. हम्म. अब बाकी पोर्टफोलियो को हम लोग आगे चल करके उसको चर्न कर सकते हैं. ओके, गॉट इट सर. 2 चॉइसेस है, 10 करोड़ लमसम और 1 lakh पर मंथ फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. विच विल यू चूज? 10 करोड़ लमसम. व्हाई? अभी 10 करोड़ जो है, अभी 10 करोड़ का अगर मैं बेसिक अगर मैं इंटरेस्ट या तो मैं अपना रिटर्न्स ही पकड़ लूं, अगर मैं बेसिक अगर 1% भी इंटरेस्ट पकड़ लूं, तो 1 मंथ का कितना होता है? 1 लाख. 1 लाख. तो 10 करोड़ तो मेरे जेब में है, और 1 लाख तो जिंदगी भर वैसे ही उसका मेरे को रिटर्न्स मिलते जाएगा. अब वो तो 1% मैंने सबसे कम से कम मैंने एक, एफडी भी 6% दे देता है. तो अभी मतलब मेरे हिसाब से 1 करोड़ 10 करोड़ तो मेरे पास आ गया, और उसका इंटरेस्ट ही उतना हो जाएगा कि मेरा वो बाकी का कोई जरूरत ही नहीं है. मतलब डबल इनकम हो जाएगी मेरी. सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. यस, कंपाउंडिंग. ओके सर. सर दैट वाज इट फॉर आवर रैपिड फायर राउंड. सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपने बहुत पेशेंटली सब क्वेश्चंस का आंसर दिया. बट जाते जाते एक एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो मैंने आपको कहा कि वो मिथ है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल, एज स्मॉल अमाउंट एज यू कैन, एंड इम्पॉर्टेंट इज दिस इज नॉट गैम्बलिंग. इन्वेस्टमेंट जो सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो बनाता है, वो आपके सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के जो भी आपके सोर्सेज हैं, जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, रियल स्टेट्स हैं, इक्विटी ने सबको बीट किया है जी. हर एंगल से, लिक्विडिटी से, सेफ्टी से, ट्रांसपेरेंसी से. तो मेरी यही एडवाइस है आज के यंगस्टर्स से कि जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट इन्वेस्टिंग, एंड वॉट एवर अमाउंट यू हैव पॉकेट मनी, अगर आपके पास एक्टिव इनकम नहीं है, देन ऑल्सो स्टार्ट विथ योर पॉकेट मनी, 200, 300, 400, एंड सी वो आगे चल के कैसे मैजिक कन्वर्ट हो जाता है. जी.
आई स्टार्टेड विथ माई पॉकेट मनी। ये हिंदुस्तान जिंक जो है आज लाखों रुपए है, वो दैट इज फ्रॉम माई पॉकेट मनी। Right. So start early as possible. एज अर्ली एज पॉसिबल। Okay, sir. So with that note, we are ending up this one. Thank you so much for joining. थैंक यू सर। Okay. So thanks for watching this episode till the end. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ये 3 चीज़ें कीजिए। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा। दूसरा, आपके कमेंट्स हमें लिख के भेजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपके कोई सजेशंस हो या क्वेश्चंस, वो हमें कमेंट में लिख के भेजिए। और तीसरा, ये एपिसोड एटलीस्ट किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनको हेल्प होगी। सो टिल देन, धन्यवाद और जय हिंद।